नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और बिट्टू झा सर के द्वारा जो बायोलॉजी का पूरा का पूरा एक ग्रंथ है, उसको याद करवाएंगे इसमें इस वीडियो में। और ये दूसरा चैप्टर है स्टडी ऑफ टिश्यू। इसको पूरा अच्छे से याद करेंगे। पहला चैप्टर ये हो गया है, अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इसको याद करते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्या डिमांड है, ये आपसे जो भी लोग पढ़ाई करते होंगे वो जानते हैं अच्छी तरह से कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान हो उसको उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसको हम उत्तक कहते हैं। अब कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है कौन गलत है। इसमें कह रहा है कि कौन सही है। तो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये बात सही है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। अच्छा, दूसरा कथन है कि उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। ये गलत है। ऐसा नहीं, केवल बहुकोशिकीय में ही पाया जाता है, एक कोशिकीय में नहीं पाया जाता है। तीसरा है कि पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। बिल्कुल सही, दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसको और बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तक एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे का दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि पौधे में कोई गति नहीं होती है, जबकि जंतु में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण होता है। ये बात सही है। पौधा में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतु में वृद्धि एक रूप में होती है। बात भी सही है। जंतु तथा पौधा के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये बात भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो मेयर ने। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। चलिए एक देख लीजिए क्या है। देखिए, पादप में मतलब पौधा में जो लचीलापन आता है ना, वो कोलेनकाइमा उत्तक की वजह से होता है। इसको याद रखिएगा। जब आप देखते हैं ना, गुलाब के फूल हो गया, गुलाब का डंठल हो गया, या भी कोई भी पादप पौधा जिसमें लचीलापन जिसके डंठल में होता है, वह कोलेनकाइमा उत्तक के द्वारा ही होता है। तो चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषता की कोशिका पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न प्रकार एवं आकार की बनावट की कोशिका होती है। ये बात भी सही है। दोनों का दोनों सही है। दोस्तों, जो आपको याद है उसको हम एक ही बार बोलेंगे, और जो आपको याद नहीं है उसको हम बार बार बोलेंगे, और हमको पता है आपको कौन याद है और कौन नहीं याद है। अगला सातवां है कि पादपों में विभाजोत्की उत्तक मतलब मेरी एस्टिमेटिक। तो पादपों में विभाजोत्की उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो विभाजोत्की उत्तक है ना, उसके बारे में सही को पहचानना है। इसका हो जाएगा कि इन उत्तकों की कोशिका के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ये बात सही है। मतलब पादप में अगर विभाजोत्की उत्तक के वजह से कोशिका विभाजित होती है और उसी के कारण पादप में वृद्धि होती है। इसको ध्यान रखेंगे। आठवां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक पौधा के विभाजोत्की उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है, कौन गलत है। तो कहता है कि इस उत्तक की कोशिकाओं की राजधानियां बहुत बड़ी बड़ी होती है। यही गलत है। उसकी राजधानियां बहुत छोटी होती है। लेकिन और भी विभाजोत्की के बारे में हम देखेंगे सही कौन कौन है। तो ए नंबर क्या कहता है, यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। बात सही है। इसकी कोशिकाओं का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं। ये बात भी सही है। और विभाजोत्की उत्तक की कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफी अधिक होती है। ये बात सही है। लेकिन इसका कोशिका की राजधानियां बहुत बड़ा होता है। ये बात गलत है। कहता है कि शीर्षस्थ विभाजोत्की उत्तक शीर्षस्थ विभाजोत्की उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ विभाजोत्की जो होता है वो लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
कहता है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, उसको लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ विभाजोत्की, आप ऊपर देखे ही है, वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है उसको शीर्षस्थ विभाजोत्की कहते हैं। अच्छा, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभाजोत्की का। एक बार फिर से देखेंगे, संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है पार्श्व विभाजोत्की का। ठीक है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो कैम्बियम है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वो कैम्बियम है। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है वह कैम्बियम है। अच्छा, किसी पौधा के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभाजोत्की। किसी पौधा के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए जो उत्तक उत्तरदायी होता है वह है पार्श्व विभाजोत्की। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पौधा के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये बात सही है। कहता है कि पौधा के अस्थायी उत्तक की कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के बाद पौधे में अस्थायी उत्तक बनता है। विभाजोत्की उत्तक की वृद्धि के बाद ही पौधा में अस्थायी उत्तक बनता है। तो ये दोनों को दोनों बात सही है। अच्छा, एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें नहीं होता है कैम्बियम। एक बीजपत्री तना में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। कहता है कि एक बीजपत्री जो तना होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है क्योंकि इसमें नहीं होता है, इसमें कैम्बियम नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं? क्योंकि यह पौधा के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर में बनाते हैं। समझिएगा फिर से, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं? मतलब कह रहा है कि प्राथमिक विभाजोत्की किसे कहते हैं? क्योंकि यह पौधा के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं, पौधा के जीवन चक्र के प्रारंभ में बन जाता है और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो शीर्षस्थ विभाजोत्की और अंतर्वेशी विभाजोत्की, यही दोनों आंसर होगा। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा? जिसको प्राथमिक विभाजोत्की कहते हैं तो शीर्षस्थ विभाजोत्की और अंतर्वेशी विभाजोत्की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा हुआ है? संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की द्वारा हुआ है? तो पार्श्व के द्वारा। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की के द्वारा हुआ है? पार्श्व के द्वारा। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाजोत्की के द्वारा हुआ है? पार्श्व के द्वारा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक है? तो सरल उत्तक है। जो मृदु उत्तक है वो एक सरल उत्तक है। मृदु उत्तक एक सरल उत्तक है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो जीवित कोशिका दोस्तों मृदु उत्तक में और स्थूलकोण उत्तक दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है? मृदु उत्तक में और स्थूलकोण उत्तक में, दोनों में पाया जाता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो भोज पदार्थ का संग्रह करना। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है भोज पदार्थ का संग्रह करना। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य है भोज पदार्थ का संग्रह करना। वायु उत्तक किन पौधा में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। जो वायु उत्तक है वो किन पौधा में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। ठीक है। अच्छा, जलोद्भिद, जलोद्भिद माने हाइड्रोफाइट्स किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? जो जलोद्भिद है जिसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं वह किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरता है? तो वायु उत्तक की उपस्थिति के कारण। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्तु सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निनी स्थूलन मिलते हैं? तो कोलेनकाइमा। एक बार फिर से, वह कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिका जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्निनी स्थूलन मिलते हैं? तो वो कोलेनकाइमा हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा कोलेनकाइमा। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक उत्तक केवल तरुण पौधा में पाया जाता है, बड़े वृक्षों में नहीं? उसी को ही कोलेनकाइमा या स्थूलकोण उत्तक कहते हैं। तो दोस्तों जो कोलेनकाइमा या स्थूलकोण उत्तक है, जो हम आपको बताया कि लचीलापन के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो बड़े वृक्ष में नहीं पाए जाते हैं, केवल तरुण पौधा में ही पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शाकीय द्विबीजपत्री पौधे
जैसे सूरजमुखी, कद्दू, लचीलापन, दृढ़ता बढ़ाने के लिए स्थूल कोन उत्तक या कोलेनकाइमा, समझ गए। निम्नलिखित में कौन एक उत्तक जड़ में उपस्थित नहीं रहता है? स्थूल कोन उत्तक मतलब वही कोलेनकाइमा जड़ में नहीं रहता है, लेकिन वायु उत्तक जड़ में रहता है, मृदु उत्तक जड़ में रहता है और दृढ़ उत्तक भी जड़ में पाया जाता है। तो जड़ में कौन कौन रहता है एक बार देख लेते हैं। जड़ में तो नहीं रहता है स्थूल कोन उत्तक, माने कोलेनकाइमा, ये तो लचीलापन के लिए है, ये जड़ में नहीं रहता है। लेकिन मृदु उत्तक, अच्छा स्थूल कोन को ही कोलेनकाइमा कहते हैं, स्थूल कोन उत्तक को ही कोलेनकाइमा कहते हैं। चलिए अब आता है कि जड़ में रहता कौन कौन है। मृदु उत्तक जड़ में रहता है, वायु उत्तक रहता है और दृढ़ उत्तक। तो मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक और वायु उत्तक तीनों का तीनों जड़ में रहता है, लेकिन कोलेनकाइमा नहीं रहता है। आगे निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? दृढ़ उत्तक। निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? वह दृढ़ उत्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए कोलेनकाइमा को स्थूल कोन उत्तक कहते हैं। एस यहाँ पे है एस्केलेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। एस्केलेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक कहते हैं। यह पादप को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, एस्केलेरेनकाइमा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधा के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते तथा तने की नम्यता के कारण किसकी बहुलता मांगा जाता है? एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा है समझिएगा फिर से। पौधा के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? वह दृढ़ उत्तक हो जाएगा, एस्केलेरेनकाइमा। अच्छा, रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में कौन सी उत्तक रहता है? तो दृढ़ उत्तक रहता है। जैसे रेशे उत्पन्न करने वाला पौधा जैसे पटुआ, जूट में किस उत्तक की प्रचुरता होती है? तो दृढ़ उत्तक की प्रचुरता होती है। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार होता है? दृढ़ उत्तक। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण दोस्तों कठोर आवरण किस उत्तक के द्वारा तैयार किया जाता है? तो दृढ़ उत्तक। अच्छा, सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। सुबेरी नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है कॉर्क कोशिका में। अच्छा, व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो जो व्यापारिक कॉर्क है वो कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कॉर्क कैम्बियम से। ठीक है, चलिए इसका 34 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे था कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर सुवेर से। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो व्यापारिक कॉर्क है ना वो कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है। जो व्यापारिक कहता है कि व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क कैम्बियम से। लेकिन वाणिज्यिक कॉर्क दोस्तों, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर सुवेर से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क प्राप्त होता है क्वेकर सुवेर से। चलिए अगला है, मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। मृदु उत्तक की कोशिकाएं होती है गोलाकार। अच्छा, दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? अच्छा, ये मृदु उत्तक कोशिकाओं से जीवित होती है, यही गलत है। ठीक है, दृढ़ कोशिका के बारे में। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है? तो विभाजोत्की और दृढ़ उत्तक में। दोस्तों कुछ छोड़ तो नहीं ना दिए? नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ, कहता है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में किस उत्तक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है? तो विभाजोत्की और दृढ़ उत्तक, यही दोनों में दोस्तों अंतरा इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। अच्छा, पौधा 38 नंबर है, पौधा से प्राप्त होने वाला कॉर्क कॉर्क में पौधा से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं, यही गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है।
ये कहता है कि इससे कोशिका में पर्याप्त मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, या फिर हाँ बहुत कम अल्प मात्रा में पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 39 नंबर देखिए, विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। जो विलामेन है उसकी आवश्यकता होता है नमी के अवशोषण के लिए, ठीक है। तो विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों आ, क्या देखें कि विलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशेषों के लिए, ठीक है। अच्छा, किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। कहता है किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? तो हो जाएगा अधिपात मूल में, मतलब इपीफाइटिक रूट में, इपीफाइटिक रूट में, ठीक है। अगला है, आर्किड में विलामोन उत्तक पाया जाता है मूलों में। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है। जो आर्किड में विलोमन उत्तक कहाँ पाया जाता है? मूलों में। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है मूलों में पाया जाता है। 41 नंबर हो गया। 42 देखते हैं। पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? उसको अधिचर्म कहते हैं। पौधा के सबसे बाहरी अथवा छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। अच्छा, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाला पौधा के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधा में जलहानि को रोकता है? क्यूटिकल। वह क्यूटिकल है। एक बार फिर से देखिएगा, कहता है कि शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाला पौधा के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधा में जल हानि को रोकता है? वह हो जाएगा क्यूटिकल। क्या हो जाएगा? क्यूटिकल हो जाएगा। अच्छा, त्वचाजन उत्तक, त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभाजोत्की से बनता है। त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभाजोत्की से बनता है। यह किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा में। त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभाजोत्की से बनता है। यह किसमें विकसित होता है? बाह्य त्वचा में। निम्नलिखित में कौन सा उत्तक तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग में का निर्माण करता है? कहता है निम्न में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? वो हो जाएगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कौन सा उत्तक तंत्र पौधा के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? वो हो जाएगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। भोजन निर्माण तथा संग्रह करता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और देखिए यहाँ पे कि जो पौधा को सुरक्षा देने का काम करता है ना, वो वो हो जाएगा इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो पौधा को सुरक्षा देने का काम करता है वो हो जाएगा इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम। अच्छा, अब परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है पौधा में? तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो पौधा में परिवहन के लिए उत्तरदायी है, जो जल खनिज और भोजन का परिवहन होता है उसमें दोस्तों उत्तरदायी हो जाएगा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। लेकिन यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि वैसा उत्तक तंत्र जो पौधा के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है वह हो जाएगा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। 46 नंबर है, रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। रंध्र तथा मूल रोम पाया जाता है बाह्य त्वचा में। रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाया जाता है? बाह्य त्वचा में। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पौधा के, क्या क्वेश्चन है? पौधा के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? पौधा के बाह्य परत के ठीक नीचे की परत। तो यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्या कहता है? पौधा के बाह्य परत के ठीक नीचे की परत को कहते हैं दोस्तों कॉर्टेक्स कहते हैं। पौधा के बाह्य परत के ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, पौधा के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, देखिए कहता है पौधा के जो बाह्य त्वचा होता है ना उसके ठीक नीचे की परत को दोस्तों हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधा के अंतः त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को पीथ और परिरंभ दोनों कहते हैं। नहीं सॉरी, हाँ दोनों कहेंगे। कहता है कि पौधा के अंतस त्वचा इंडोडर्मिस, पौधा के अंत अंतस्थ त्वचा और संवहन बंडल के बीच पाए जाने वाली परत को कहते हैं पीथ और परिरंभ दोनों, ठीक है।
इसको ध्यान देंगे। कहता है कि 49 नंबर, कैम्बियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है, माने कैम्बियम के संबंध में कौन गलत है। यह एक बीजपत्री तथा द्विपत्री दोनों पौधा में पाया जाता है, यही गलत है। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैम्बियम के संबंध में कौन कौन सही है। एगो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ना गलत है। 49 नंबर में हमने क्या देखा कि एगो बी नंबर गलत है, लेकिन 3 गो सही वाला तो जान ले कि कैम्बियम के कौन कौन सही होता है। कैम्बियम के संबंध में यह जाइलम फ्लोएम के बीच में रहता है। कैम्बियम कहाँ रहता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है। कैम्बियम कहाँ रहता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अच्छा, यह एक या कई परतों का बना होता है। कैम्बियम एक या कई परतों का बना होता है। कैम्बियम एक या कई परतों का बना होता है। इसकी कोशिका पतली दीवार वाली तथा आयताकार होती है। कैम्बियम की कोशिका पतली दीवार वाली या आयताकार होती है। कैम्बियम की कोशिका पतली दीवार वाली या आयताकार होती है। लेकिन यहाँ पे बी नंबर क्या गलती कर दिया, बी नंबर गलत है। कहता है कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है। यही दोस्तों गलत हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा परत भरण तथा मूल उत्तक है। कौन सा परत भरण तथा मूल उत्तक है। कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, परिरंभ, मज्जा तथा पित्त। कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पित्त। कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पित्त। कहता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, मूल उत्तक तंत्र, मूल उत्तक माने परत भरण या मूल उत्तक तंत्र में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पित्त। कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पित्त। कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा, पित्त। इसको ध्यान रखेंगे। 51 नंबर है, पौधा के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। पौधा के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य क्या है। भोजन पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना, ठीक है। तो उत्तक तंत्र का, पौधा के भरण उत्तक तंत्र का मुख्य कार्य क्या हो गया, भोज्य पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचय करता है। इडियोप्लास्ट। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है। इडियोप्लास्ट। निम्नलिखित में कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है। इडियोप्लास्ट। 53 है कि वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम, अच्छा, वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है वह क्या कहलाता है। माने जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम रहेगा वह बाइकोलेट्रल कहलाएगा। वह संवहन बंडल जिसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है वह बाइकोलेट्रल कहलाता है। चलिए अगला कहता है कि अरीय संवहन बंडल कहाँ पाया जाता है। अरीय संवहन बंडल एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में। अरीय संवहन मंडल एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में रहता है। अरीय संवहन मंडल कहाँ पाया जाता है, एक बीजपत्री पौधा के जड़ों में रहता है। ठीक है, 54 नंबर हो गया। अब आइए 55 नंबर। कहते हैं कि पौधा के स्टील परत में शामिल होते हैं। पौधा के स्टील परत में कौन शामिल होते हैं, 55 नंबर देखिए। पौधा के स्टील परत में दोस्तों शामिल होता है, पौधा के स्टील परत में शामिल होता है परिरंभ, संवहन पुल, मज्जा। पौधा के स्टील परत में शामिल कौन कौन है, परिरंभ, संवहन पुल, मज्जा। पौधा के स्टील परत में शामिल है परिरंभ, संवहन पुल तथा मज्जा। एक वृक्ष की आयु को पता लगाने के लिए वार्षिक वलय को गिनती करके ही तो आप जानते हैं, तो जानते हैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होता है वसंत काष्ठ और शरद काष्ठ दोनों। ठीक है। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है, अंतरंभीय एधा की। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है, अंतरंभीय एधा। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, अंतरंभीय एधा। हम 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि एक वृक्ष के पुराने तने अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय है तो उसकी आयु भी 50 वर्ष होगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होता है क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। 61 नंबर क्वेश्चन। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हृदय काष्ठ भी कहते हैं, ड्यूरामेन और साडिल।
ये दोनों को दोनों कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। कहता है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग मजबूत घना गहरे कत्थई रंग का होता है, उसको हृदय काष्ठ कहेंगे, ड्यूरामेन कहेंगे और साड़िल कहेंगे, सबके सब कहेंगे। ठीक है, आगे चलिए। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हृदय काष्ठ के सभी कोशिका मृत होती है, बात सही है। रस्ट काष्ठ की कुछ कोशिका जीवित तथा कुछ मृत होती है, ये भी सही है। मैंने हृदय काष्ठ जो होता है ना कथई रंग वाला, जिसको कहता है कि पाक गया है शीशो, वो जो कथई रंग का रहता है ना उसका कोशिका मृत रहता है। और जो कास्ट रस माने उसके थोड़ा पहले वाला जो उजला रंग का होता है कास्ट रस कास्ट, उससे कुछ कोशिका तो जीवित और मृत दोनों होता है, तो दोनों का दोनों सही है दोस्तों। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में दोस्तों कौन कौन आता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम आएगा, फ्लोएम आएगा और कैम्बियम आएगा। तो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम तीनों का तीनों आता है। ये याद करने का चीज है दोस्तों, एकदम ध्यान देंगे। कहता है कि जाइलम 4 कोशिका से बना है, जाइलम 4 कोशिका से बना होता है। ट्रैकिड जो कि मृत होता है, वेसल्स जो कि मृत होता है, जाइलम फाइबर जो कि मृत होता है, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा, लेकिन जाइलम पेरेन्काइमा जीवित होता है। कहता है कि दोस्तों ये जो जाइलम जो है ना 4 प्रकार के कोशिका से बनता है। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिका से बनता है, 4 प्रकार का। और 4 कौन कौन है, एक ट्रैकिड है जो मृत कोशिका है। ट्रैकिड किसकी कोशिका है, जाइलम की कोशिका है। ट्रैकिड किसकी कोशिका है, जाइलम की कोशिका है। वेसल्स किसकी कोशिका है, जाइलम का कोशिका है। और जाइलम फाइबर किसका है, जाइलम का है। और जाइलम पेरेन्काइमा भी जाइलम का है। तो दोस्तों ट्रैकिड जो होता है ना जाइलम कोशिका का, ट्रैकिड मृत होता है, वेसल्स भी मृत होता है और जाइलम फाइबर भी मृत होता है और जाइलम पेरेन्काइमा जीवित होता है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम 4 प्रकार के कोशिका से बना होता है। ट्रैकिड मृत होता है, ट्रैकिड मृत होता है, ट्रैकिड एक मृत कोशिका है, ट्रैकिड मृत कोशिका है, वेसल्स मृत कोशिका है, वेसल्स मृत कोशिका है, जाइलम फाइबर भी मृत कोशिका है, जाइलम फाइबर भी मृत कोशिका है और जाइलम पेरेन्काइमा भी, ये तो जीवित कोशिका है। ठीक उसी प्रकार फ्लोएम 4 प्रकार के कोशिका से बना होता है। फ्लोएम भी 4 प्रकार का कोशिका से बना होता है। एक होता है सीव ट्यूब, फ्लोएम का कोशिका है। कंपेनियन सेल फ्लोएम की कोशिका है। ठीक है, फ्लोएम की कोशिका का प्रकार है। अच्छा अच्छा, उसके बाद फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर भी फ्लोएम फाइबर जो है वो फ्लोएम की कोशिका का प्रकार है। और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये भी जो है उसी का प्रकार है, फ्लोएम कोशिका का प्रकार है। एक बार फिर से देखेंगे कि फ्लोएम का 4 गो है, कौन, सीव ट्यूब। फ्लोएम 4 प्रकार का कोशिका का बनता है जिसमें चारों है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल। तो सीव ट्यूब जीवित होता है, सीव ट्यूब जीवित होता है, कंपेनियन सेल जीवित होता है, कंपेनियन सेल जीवित होता है। फाइलम फाइबर मृत होता है, फाइलम फाइबर मृत होता है, फाइलम फाइबर मृत होता है, लेकिन फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होता है, फ्लोएम फ्लोएम पेरेन्काइमा जीवित होता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखें। देखिए बरगलाने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन 63 नंबर की, यदि सन 2000 में एक वृक्ष में साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई, 2021 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 5 सेंटीमीटर की बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी भी पेड़ में, पेड़ का ऊपर वाला भाग ना बढ़ेगा, नीचे वाला थोड़े ना 7 मीटर पर ठोक दिए तो 50 साल के बाद 7 फीट रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाला थोड़े बढ़ के ऊपर चला जाता है, वो तो ऊपर रहता है, नीचे ही रहता है, ऊपर से ना उसका वृद्धि होता है, वही बात है, समझ रहे होंगे आप। जटिल ऊतक बना होता है अलग अलग कार्य करने वाले अलग अलग प्रकार के कोशिका से। जटिल ऊतक दोस्तों बना होता है अलग अलग कार्य करने वाले अलग अलग प्रकार के कोशिका से। ठीक है, 65 नंबर देखेंगे। कहता है कि चालनी नलिका सह कोशिका पाई जाती है फ्लोएम में, चालनी नलिका सह कोशिका पाया जाता है फ्लोएम में, चालनी नलिका सह कोशिका पाया जाता है फ्लोएम में। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है, 4। जाइलम और फ्लोएम का अभी आप ऊपर देखे ना, वही बात है। तो जाइलम फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है, 4। अच्छा, संवहन ऊतक का निर्माण किससे होता है, पार्श्व विभाजोत्की से।
संवहन ऊतक का निर्माण पार्श्व विभाजोत्की से होता है। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? दोस्तों स्टीप ट्यूब, ये तो फ्लोएम का है ना, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम का एक अपरिपक्व चालनी नलिका वाहिका से अलग होती है क्योंकि क्रियात्मक केंद्र के अभाव में, तथा फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से अलग होता है क्योंकि क्रियात्मक केंद्र के अभाव में। 70 नंबर देखेंगे, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण का, तो वाहिकाएं और वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, ये दोनों। कहता है कि जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करता है? तो वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? जाइलम मृदुतक। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो वो जाइलम मृदुतक हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका का बना होता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व कहता है कि मृत कोशिका का बना होता है? तो ये आप देखें ही, मृत कोशिका का बना होता है दोस्तों, देखिए ना यहाँ पे, यहाँ सामने है, ये है फ्लोएम का। कह रहा है कौन कौन मृत का बना होता है? तो फ्लोएम फाइबर, यही एगो मृत है, बाद बाकी सब जीवित है इसमें। बास्ट तंतु जिसको फ्लोएम फाइबर कहते हैं, फ्लोएम फाइबर को ही दोस्तों बास्ट तंतु कहते हैं, जो कि मृत है, ठीक है। यही इसी को बोले कि इसको याद रखने के लिए। कहता है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? तो चालनी नलिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। फ्लोएम का कौन सा तत्व भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? चालनी नलिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। चालनी नलिकाओं के भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। अच्छा, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु। आंसर हो जाएगा फ्लोएम तंतु। कहता है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तो उसका आंसर होगा फ्लोएम तंतु, ठीक है। अगला देखेंगे कि फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है कहाँ? तो दो चालनी नलिका के बीच। फ्लोएम उत्तक में, कहता है फ्लोएम उत्तक में दोस्तों, फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है कहाँ? दो चालनी नलिका के बीच। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच, ठीक है। उसके बाद पौधा में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी क्या होता है? आहार वहन के लिए। पौधा में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी माने मेन काम है आहार वहन के लिए, ठीक है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधा में जाइलम जिम्मेदार है जल वहन के लिए, जल वहन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन किधर से किधर? जड़ से पत्ती की ओर, जड़ से तना पत्ती की ओर, ठीक है। तो जल। अच्छा, शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? शाखाओं से पत्तियां किस कारण से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाने से। कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाएगा तो शाखा से पत्ती गिर जाएगा। कॉर्क के बाहर बिलगन परत बन जाएगा ना, कॉर्क के बाहर बिलगत परत अगर बन जाने से क्या होगा कि शाखा की पत्तियां गिर जाएगी। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके दूसरा पार्ट हम करेंगे, 80 तक इसमें देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? जेसी बोस ने, मैंने जगदीश चंद्र बोस ने। ये कहता है कि पादप में किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जेसी बोस थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें, धन्यवाद।